नमस्कार, मैं हूँ राम और आप देख रहे हैं प्रवासी खबर। इस वक्त मैं ट्रेन में हूँ। जी हाँ, हम घूमने नहीं निकले हैं बल्कि हम अयोध्या और काशी की यात्रा के लिए निकले हैं। यहाँ पर हमारे साथ 350 जो है हमारे साथी मौजूद हैं जो हमारे साथ ही यात्रा पर जा रहे हैं। आपको बता दूं कि इस यात्रा में जो ट्रेन का सफर है उसमें कई लोग जो है अंताक्षरी खेल रहे हैं, कई लोग भजन गा रहे हैं, विभिन्न तरीकों से अपने टाइम पास का माध्यम से वो अपना जो है समय निकाल रहे हैं। हम भी अपना समय इसी तरीके से निकाल रहे थे, लेकिन हमारी मुलाकात वरिष्ठ भाजपा नेता जटाशंकर पांडे जी से हुई और ये मूलतः उत्तर प्रदेश से आते हैं और हम इस वक्त उत्तर प्रदेश की भूमि में जो एंट्री मारने वाले हैं, तो सोचा क्यों न इनसे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर और हमारे भारत देश की राजनीति पर, मीरा भाईंदर की राजनीति पर और महाराष्ट्र की राजनीति पर कुछ बात की जाए। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जटाशंकर पांडे जी के पास। यही रहेगा कि आपकी पार्टी ने इस बार 400 पार का नारा लगाया है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं और आपको क्या लगता है पूरा हो पाएगा? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। मेरी पार्टी का जो यह नारा है, कि हम 400 के पार जाएंगे, तो ये बहुत ही सटीक और सही नारा है। हमारे देश में आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश का विकास उठा है और दिखाई दे रहा है, हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, तो अपने कर्म से, अपने जिस तरह से आज पूरा देश एक ऐसे काम को पाया है कि जो कभी सोच नहीं सकता था, तो आज 370 जैसी धारा को मोदी जी ने समाप्त किया है, राम मंदिर निर्माण किया है। आज पूरे देश के अंदर जो राममय वातावरण बन गया है, तो क्यों नहीं हम यह माने कि राम राज्य की शुरुआत हो चुकी है। तो बाकी कोई बचा ही नहीं है, देश में कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी हमें दिखाई ही नहीं दे रही है कि जो सीधे विरोध करती हो। हमारे पास तो कम से कम एक ऐसा नेतृत्व है कि हम बड़े गर्व से समझ सकते हैं कि हम 400 पार क्या, विरोधियों को तो कहीं खड़ा रहने का जगह ही नहीं मिलनी चाहिए। महाराष्ट्र में इस समय देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार की सरकार चल रही है। आने वाले विधानसभा चुनावों में आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति की जब हम चर्चा करते हैं, तो आज महाराष्ट्र की भी का विकास बहुत अच्छा हुआ होता, लेकिन हम आगे के पहले हम पीछे शिवसेना जैसी पार्टी के साथ में जो हम युति किए थे और जिस तरह से उद्धव ठाकरे साहब ने हमें सत्ता से वंचित करके और कांग्रेसियों से हाथ मिला करके सत्ता लेकर केवल दुरुपयोग किया, कोई भी विकास ऐसा काम नहीं हुआ। तो आज बीच में जब उनके ही पार्टी के लोग उनके कारनामे से उनका साथ छोड़ करके आज शिंदे जी, शरद पवार के भतीजे पवार जी, ये सब जो आज टूट कर आए हैं, और फडणवीस भी हम महाराष्ट्र की राजनीति में एक चाणक्य है। पिछले दौर में जब वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व करते थे, तो उनके नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में महाराष्ट्र का इतना ज्यादा विकास हुआ, इतना सारा, जैसे पानी योजना आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था। गडकरी जी और मोदी जी के आशीर्वाद से फडणवीस जी आज जो राजनीति में अपना दबदबा बनाए हैं, तो ये अपने भारतीय जनता पार्टी के कर्मों से बनाए हैं। और फिर जो मौका मिला है, एग्जाम्पल लेंगे पर आप देखने जाएंगे तो आज मीरा भाईंदर का मेट्रो देख लीजिए, पास उन्होंने किया था, लेकिन विगत उद्धव ठाकरे जी की सरकार ने उस पर कुछ काम नहीं किया। और जैसे ही ये सब लोग आए हैं और आज बड़े तेजी से मीरा भाईंदर के मेट्रो की प्रगति और
जो थाना से बोरीवली तक आने वाली मेट्रो है उसकी भी प्रगति का काम आप देख रहे हैं। तो ये सब हम ये महसूस कर सकते हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और ये यूटी के शासन का बहुत अच्छा परिणाम होगा। आप हमेशा उत्तर प्रदेश को अपनी जन्मभूमि बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में बाबा का प्रदर्शन कैसा है? उत्तर प्रदेश में बाबा का प्रदर्शन तो जग जाहिर है। आज बाबा के प्रदर्शन को तो दूसरे प्रदेश के लोग आज के 3 साल पहले लालू की पत्नी राबड़ी ने एक बार कहा था कि आज बिहार में बाबा की उपस्थिति होनी चाहिए। तो बाबा ने तो उत्तर प्रदेश में एकदम उत्तम प्रदेश के राह पर चल दिए हैं। आज मैं समझता हूं कि जिस तरह से पूरे देश में मोदी लहर है वैसे उत्तर प्रदेश में बाबा की लहर है और दूसरे प्रदेश के लोग बाबा की नकल कर रहे हैं। ये तो उत्तर प्रदेश वासियों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम कभी सोचे नहीं थे कि उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के अंदर इतना बढ़िया शासन कभी आएगा। बड़ी अच्छी विवेचना दी आपने। अब थोड़ा बात मीरा भाईंदर पे करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार राम मंदिर बना और जिस समय में वो बना, जिस काल में बना और जिस देश में बना जहाँ पे आने वाले लोकसभा चुनाव होने वाले हैं 2-3 महीने में, विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तो ये जो लोकसभा विधानसभा चुनाव होगा ये हिंदुत्व के मुद्दे पे ज्यादा होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो आपके लिए मीरा भाईंदर में हिंदुत्व का क्या परिभाषा है? हिंदुत्व क्या है मीरा भाईंदर में? कि अगर आप इतिहास की तरफ जाते हैं तो यही मीरा भाईंदर शहर ऐसा है कि एक जमाने में जहां 6 से 7% मुस्लिम निवास करते हैं, जहां से 6-7% कैथोलिक निवास करते हैं और वहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम नगर सेवक हुआ करते थे, सबसे ज्यादा कैथोलिक नगर सेवक हुआ करते थे। और गिलबर्ट मेंडोजा जी की जो है एक छत्र सरकार जो है इस मीरा भाईंदर में चलती थी। लेकिन समय ऐसा बदली हुआ। आपने जो सवाल किया है हिंदू जागरण का, 2014 के बाद मीरा भाईंदर में नरेंद्र मेहता अपक्ष से भारतीय जनता पार्टी में आए और जिस तरह से उन्होंने राजनीतिक सूझबूझ और देवेंद्र फडणवीस का सबसे ज्यादा आना जाना बढ़ा और यहाँ के विकासों को लेकर के सबसे ज्यादा इस शहर में हिंदू दूसरे क्षेत्र से आकर के बसने लगे। मतलब साफ है कि मीरा भाईंदर में हिंदू वोट और बढ़ा है। इसका नजरिया साफ है कि जब 2014 के बाद में कारपोरेशन का चुनाव हुआ है तो सबसे ज्यादा नगर सेवक हिंदू नगर सेवक चुनकर आए हैं। तो हम हिंदू के विकास के लिए हिंदू के आज और एक तरह से हमारे केंद्र की सरकार ने जो राममय वातावरण पूरे देश को बनाया है उसमें हमारा भाईंदर और मीरा भाईंदर भी का जागरण हुआ है। हिंदू जागा है, हिंदू अपने आप को पहचान रहा है और निश्चित है कि हिंदू भी विषय होगा, विकास भी विषय होगा और लोगों को कर्म भी विषय होगा। तो ये तीनों बातों को लेकर के मीरा भाईंदर का जो है चुनाव होगा। के बारे में बताइए कि जो आज 350 लोग इस ट्रेन में सवार होकर के अयोध्या धाम जा रहे हैं, काशी धाम जा रहे हैं, इस यात्रा के बारे में कुछ 2 शब्द बताइए। देखिए, ये यात्रा आज कोई हिंदूमय वातावरण देख करके नहीं तैयार हुई। ये जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ और अच्छे नेता हसमुख भाई गहलोत की सोच है। आज ये 5वीं बार लगातार 5 साल से ये यात्रा की शुरुआत हुई थी और पहली बार मैं समझता हूँ कि 40-45 लोग सबसे पहले महाकाल से, उज्जैन से और ओमकारेश्वर से यात्रा शुरू की गई थी
और धीरे धीरे प्रत्येक वर्ष जो है भक्तों की संख्या बढ़ते जा रही है। पिछली बार भी लगभग 250 शिव भक्त जो है 3 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर पाए थे। और इस बार यह बात नहीं है कि राम मंदिर तैयार हो गया और अयोध्या की यात्रा की शुरुआत हुई। पिछले साल ही त्र्यंबकेश्वर के मंदिर के बाहर सभी भक्तों के सामने हसमुख गहलोत जी ने यह घोषणा की थी कि अगली बार की यात्रा हम जो है अयोध्या में जाएंगे। हमारे एक और साथी नगर सेवक अरविंद शेट्टी जी यहाँ तक कहे थे कि अगर हमें इतने लोगों की टिकट नहीं मिला तो हम सबको फ्लाइट से लेके चलेंगे। तो यह इन नौजवान नेताओं का समर्पण था, इनका भाव था अयोध्या में पहुंचाने के लिए। 1 साल पहले किसी ने कल्पना नहीं किया था कि रामलला आकर के बैठ जाएंगे, रामलला की मूर्ति की स्थापना हो जाएगी, लेकिन हमारी सोच थी और भगवान भी हमारा साथ दिए। आज रामलला वहाँ बैठे हैं और हम अपने इन लोगों ने जो अवसर हम लोगों को उस समय सपना देखा था आज सही समय पर पूरा होने जा रहा है और हम लोग उनका दर्शन पाने के लिए चल रहे हैं। ट्रेन वगैरह तो ये साधन है, कैसे भी वहाँ पहुँचना है और इससे भी अच्छी व्यवस्था के रूप में हम इसके पहले जा चुके हैं। ये ट्रेन की व्यवस्था में शायद उनकी व्यवस्था कहीं कम पड़ जा रही है, नहीं तो जो बसेस से थे वो हम अपने हर ढंग से भक्तों की हर तरह की सेवा दे करके हम लेके गए। कोई भक्त कभी ऐसा नहीं महसूस किया है कि इस भक्ति में किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो। ये हमारे जितने भी स्वयं सेवक हैं, इस यात्रा के सारे स्वयं सेवक इतने समर्पण भाव से यात्रियों की सेवा देते थे और आज भी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो एक लिमिट है, लेकिन जब पैदल चलना होता था, लोगों के बैग ढोते थे, यहाँ तक कि पिछले साल तो हमारे पास बहुत सारे बुजुर्ग लोग थे, जब थक जाते थे ये स्वयं सेवक जो है उनके पैर तक दबाए हैं। तो ये जो हमारे हसमुख जी की सोच है और जो इस यात्रा के मार्ग पर हमारे भाईंदर वासियों, मीरा रोड के भाईंदर वासियों को ये मौका दे रहे हैं, निश्चित उनको लाभ मिलेगा और भक्तों को लाभ तो मिल ही रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।